बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आई होप आपने टेस्ट कर दिए और कई लोगों ने तकरीबन लोगों ने सेंड कर दिए। ठीक है, तो मैं आज एक या दो दिन में वो जो है चेक करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर उसमें गलतियां भी हैं तो हमें पता तो लगेंगी। ठीक है, ये मैंने पहले तो सोचा खुद सवालात बनाऊं, ठीक है, बट मैंने सोचा कि ये जो है इस बार जो है इस टेस्ट को हम पास पेपर्स तक महदूद रखते हैं, क्योंकि वो मैंने डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, अगर न्यू क्वेश्चंस होते तो हो सकता है उसमें दूसरा कोई प्रॉब्लम आ जाता कि सर हमारा आइडिया नहीं बना। तो इन क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था और पहली टेस्ट थी, तो मैंने उन पास पेपर्स को ही वही कॉपी पेस्ट करके आपको दिए ताकि आइडिया हो जाए कि हमारा मेन फोकस आंसर प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट पे आ जाए। ठीक है, तो वो मैं चेक कर लूँ आज या कल, तो वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं एक एक बंदे का हम फिलो करेंगे। वो स्टूडेंट या एस्पायरेंट ज़रूर होगा। ठीक है, अगर दूसरे भी ज्वाइन करना चाहें तो वो, बाकी जिनकी इवेल्युएशन हुई है तो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, कोई मसला नहीं, आप किसी का नाम नहीं शेयर करेंगे। तो मिड सेशन मॉक एग्जाम तक हमने तो तकरीबन 9 सेशंस कवर कर लिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हम अकॉर्डिंग टू प्लान जा रहे हैं। वार्स, काजेज ऑफ वार्स, टाइप्स ऑफ वार्स। तो ये जो हमारा सेशन है इसमें थोड़ी चेंजिंग कर सकते हैं, एक दो बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो मेन पर्पज है हमारा कि हम इतने लायक बन जाएं कि हम जिस किस्म का क्वेश्चन है हम वो कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो इवन हम पास पेपर्स एट द एंड पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम एज यूजुअल सॉल्व एमसीक्यूज फ्रॉम प्रीवियस पेपर्स करते हैं, प्रीवियस लेक्चर। तो जियोग्राफी इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ट्रू, हमने कई पढ़े, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स वगैरह वगैरह। तो जियोग्राफी भी हमने पढ़ा कि इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। मैंने मिसाल दिया था पाकिस्तान का। ठीक है, कि एक साइड पे वार्म वाटर्स हैं, एक साइड पे इंडिया है, दूसरी साइड पे चाइना है, लार्जेस्ट मार्केट्स इंडिया से ट्रेड, वहां से पीस, अफगानिस्तान साइड पे, ठीक है, पोरस पार्ट वहां से। तो हम उस चीज को भी देखते हैं कि उस हिसाब से भी हमें फॉरेन पॉलिसी में अपना ख्याल करना है। ठीक, और आगे चलते हैं। पॉपुलेशन इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ट्रू, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सटर्नल या ऑल ऑफ द सब्जेक्टिव। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था। Do international organizations have any role in the foreign policy of nations? True, यूएन आपको पता है कि वो रोल प्ले करते हैं, आईएमएफ प्ले करते हैं, वर्ल्ड बैंक प्ले करते हैं। ठीक है, एफएटीएफ का आपने रिसेंट अपनी प्रिपरेशन में देखा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबको इन्फ्लुएंस करती है। और उसके अलावा वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन डज नॉट मैटर इन इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस। बिल्कुल गलत बात है ये, वो इन्फ्लुएंस करते हैं। मैंने आपको यासिर अरफात का एग्जांपल दिया था। ठीक है, कि यासिर अरफात को यूएस ने क्या किया था कि वीजा नहीं दिया था। इवन उनका जो एग्रीमेंट है यूएन के साथ साइन है, तो पूरी रिजोल्यूशन पास की गई थी, सेशन जिनीवा में हेल्ड किया गया था, बट सेशन हुआ। तो condemnation is always a humiliation for a country. So don't think that public opinion does not matter. It matters a lot, even in national environment, in local setting as well as in global setting. ठीक है, जिस तरह लोगों की इज्जत का मामला, इज्जत एंड जिल्लत का मामला होता है, इसी तरह कंट्रीज के भी इज्जत एंड जिल्लत का मामला होता है इन ग्लोबल इन्वायरमेंट। तो ये पब्लिक ओपिनियन मैटर करेगा। आगे चलते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्रीज इज टू प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, डायस्पोरा। आपको पता है डायस्पोरा सेकंड प्रायोरिटी होती है, पहले टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन होती है। तो सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बोथ आर ऑलमोस्ट सेम थिंग। ठीक है, बोथ ए एंड बी। व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी? हम फॉरेन पॉलिसी कैसे अपनी जो हमने बनाई उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? तो कहने का मकसद कि वार के थ्रू भी करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारी डिप्लोमेसी फेल हो गई है, तो डिप्लोमेसी तो सबसे मशहूर है हमारा गोल, जिसको हम आर्ट ऑफ नेगोशिएशन करते हैं। हमने इतने एम्बेसडर्स पूरी दुनिया में बिठाए हुए हैं, पूरी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बनाई हुई है, पूरी हायरार्की बनाई हुई है। तो हमने अपने गोल्स, परसूट ऑफ गोल्स, वो अटेन करने के लिए बनाई है ना, तनख्वाह देने के लिए तो नहीं बनाई।
अगर वो फेल हो जाते हैं, तो मैंने आपको कहा था द टेस्ट ऑफ डिप्लोमेसी इज वार, अगर वो फेल हो जाती है तो हम वार की तरफ चले जाते हैं। बैलेंस ऑफ पावर हमारी हेल्प करता है, हमने नेशनल इंटरेस्ट को अलायंसेस करते हैं, नॉन बहुत सारी चीजें। बट यहाँ पे तीन ऑप्शन है, चौथा ऑल ऑफ देम है, तो हम ऑल ऑफ देम की तरफ जाएंगे। Who makes foreign policy? बहुत सारे लोग, president, prime minister, along with cabinet, foreign ministry, and there are so many other stakeholders. Like in security affairs, we take inputs from the military side. So here are limited options. So all of them. Do countries prefer to take input from military on security matters of foreign policy? Yes, they prefer to take input from the military and defense departments. As I have given examples of the United States of America. Okay, they usually take help from the Defense Department, Pentagon, and other security related authorities to make their foreign policy about specific countries. तो बिल्कुल सिक्योरिटी मैटर्स पे उनको नॉलेज है, तो हम क्यों ना आप उनसे जिन जिन पे उनकी नॉलेज है उनसे हेल्प पे। बट ऑन द मैटर्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, द कंट्रीज डू नॉट try to get advice from the military department because they do not have first-hand experience of making uh, policy decisions, political and economic affairs related decisions. So they do not take advice in political and economic affairs, but take input on security matters of foreign policy. Economic factors influence foreign policy decisions. Yes, it's true that economic factors influences. We take bailout packages from IMF, China, and Kingdom of Saudi Arabia. They give us money, so they influence our decisions. अगर आपको पता है कि आप के पास वेल्दी कंट्रीज नहीं है, तो आपके डिसीजंस कर्टेल हो जाते हैं। जैसे लोगों के पास पैसे नहीं होते तो उनके डिसीजंस कर्टेल हो जाते हैं। आइडियोलॉजी ऑफ स्टेट इन्फ्लुएंसेस फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस। ट्रू, आपको पता है कि कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, दो बड़ी फिलोसॉफीज एंड आइडियोलॉजीज थी, इनके अलग अलग फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस थे। अलग केप बनाई हुई थी, एक तरफ वार्सा पे कम्युनिज्म वालों ने, एंड कैपिटलिस्ट, ठीक है, नेटो बनाई हुई थी। इसी तरह जैसे पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो सपोर्ट नहीं करती कि हम इसराइल को रिकॉग्नाइज करें। अब वी बिलीव इन मुस्लिम उम्मा, तो हम तो नहीं उनको सपोर्ट करते। तो दे इन्फ्लुएंस आइडियोलॉजी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑलवेज इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस। तो कमिंग टुवर्ड्स द मेन टॉपिक, वॉर्स, काजेस ऑफ वॉर्स, टाइप्स ऑफ वॉर्स। ठीक है, शुरुआत में सबसे पहले हम देखते हैं कि जेनेसिस, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वॉर। ठीक है, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स देखेंगे। हम देखेंगे कि मुख्तलिफ थ्योरीज एंड द प्रोपोनेंट्स ऑफ वेरी न्यूमरस थ्योरीज, जो एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट्स हैं, एकेडमिशियंस, वो क्या कहते हैं। ठीक, द टू conflicting answers to the question of the genesis of war by Thomas Hobbes in the 17th century and Jean-Jacques Rousseau in the 18th century। आपको पता है कि थॉमस होब ने बुक दिया था लेवियथन, दैट इज ऑल अबाउट रियलिज्म, and Rousseau, you all think that is one of the proponents of liberalism। तो डिफरेंट, हम यहाँ पे थ्योरी के कॉन्सेप्ट में जाएंगे। पेपर 1 है। फॉर होब्स in his Leviathan 1651, the pre-state condition, मतलब when there was no any nation-state system, the pre-state condition was characterized by a war of every man against every man। ठीक है, वॉर ऑफ ऑल पीपल अगेंस्ट ऑल पीपल। हर बंदा अपनी, बस अपनी में, खुद ही में लगा हुआ है। इंडिविजुअलिज्म, हर बंदे की दूसरे के साथ जंग है। कंपटीशन है, कंपटीशन ऑफ सर्वाइवल, जैसे हमने कहा ना स्टेटिज्म, सेंटर्ड इन स्टेट, सर्वाइवल, सेल्फ हेल्प। तो वही कॉन्सेप्ट आ गया जेन वार का कि सर्वाइवल हमारा पॉइंट है। In the absence of peace enforcing authorities, life was poor, nasty, brutish and short। जब आपके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होगी, पीस मेकिंग अथॉरिटी, तो क्या होगा कि झगड़े तो होंगे, इसमें तो दूसरी कोई राय ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखें कि यूएन आ गई, ठीक है, और उसकी सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी असेंबली है, वगैरह वगैरह। FATF आ गया, IMF आ गई, वर्ल्ड बैंक आ गई, वार क्रिमिनल ट्राइब्यूनल्स आ गए, जैसे यूगोस्लाविया के जो क्राइसिस हुआ था उसमें हुआ है, क्रिमिनल कोर्ट्स आ गई हैं। तो कहने का मकसद
कि पीस इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज अब हैं, जब नहीं थे, प्री स्टेट कंडीशन थी। द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, जो ताकतवर होता था वो ही सर्वाइव करता था। ठीक है, पहले डिप्लोमेसी का तो कॉन्सेप्ट नहीं होता था, पहले कब्जे का कॉन्सेप्ट होता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब्दालियों को कब्जा करना है वो चले आते। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। मुगलों को कब्जा करना है, तुर्खान को कब्जा करना है, अरगुन को कब्जा करना है, तैमूर लंग को कब्जा करना है, वो डिप्लोमेसी नहीं चलते थे, वो अटैक करते थे। ठीक है, द 19th century was dominated by Hobbesian image of the savage and the brute, the survival of the fittest वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ। ठीक है, यही रियलिज्म वाला है। आप थ्योरी लगाएं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, या द वन ऑफ द प्रोपोनेंट्स ऑफ रियलिज्म, थॉमस होब्स इन हिज बुक लेविथन राइट्स अबाउट द सर्वाइवल ऑफ द fittest in a point that every man against every man, all people against all people। तो हर जगह पे थ्योरीज लग सकती हैं। आगे चलते हैं। डार्विन हिमसेल्फ आर्ग्यूड द स्ट्रगल अमंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम द सेम स्पीशीज इज द मोस्ट इंटेंस। जो सेम स्पीशीज है ना, असली स्ट्रगल उसमें होती है। ठीक है, आप कहते हैं ना कि लोग हमसे जलते हैं, कौन जलते हैं, वो आपका मतलब होता है कि हमारे रिलेटिव, क्योंकि उनके गोल सेम होते हैं। ठीक है, अजनबी तो नहीं जलते। तो यहाँ पे भी ये है कि द स्ट्रगल अमंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम द सेम स्पीशीज इज द मोस्ट इंटेंस। वही एक दूसरे के साथ लड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन दूसरे के एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट जो है स्टक है, एक दूसरे के साथ compete करने की कोशिश करते हैं। because they compete for the same sort of foods, for the same mates, in the very same ecological niches। उनका खाना भी एक होता है तो वो खाने के लिए compete करते हैं, उनके पार्टनर सेम होते हैं तो वो उनके लिए compete करने की कोशिश करते हैं। लॉयंस अपने खाने के लिए कप्स को मारते हैं, चिक्स जो होती हैं अपने सिबलिंग्स को खा जाती हैं जब फूड शॉर्टेज आ जाती है। मैं डू यू हियर मी? Yes or no, say in text box. Do you hear me? Okay. Sorry for interruption. तो आपको पता है कि ये जो बर्ड्स हैं एक दूसरे के एग्स को अब क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं, एक दूसरे का साथ compete करने की कोशिश करते हैं। तो डार्विन की थ्योरी भी वही है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एक दूसरे के साथ compete करने की, वो रियलिज्म वाला ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब आते हैं रूसो के कॉन्सेप्ट की तरफ। जो रूसो का कॉन्सेप्ट है ना, वो है कि origins and foundations of inequality among mankind, वो रीजन है। The aboriginal condition of humans was fundamentally peaceful and innocent। लिबरलिज्म का कंसेप्ट कि इंसान अंदर से बुरा नहीं है, जो रियलिज्म कहता है कि वो सस्पिशन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट पे फोकस करता है, ये नहीं, ये कहता है अंदर से इंसान इनहेरेंटली पीसफुल है, इनोसेंट है। मसला पता है क्या है? ओरिजिन्स एंड फाउंडेशंस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैनकाइंड है, वो इसको मजबूर करते हैं वार पे जाने के लिए। वो कहता है कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी एग्रीकल्चर से पहले, तो उस वक्त तो कोई झगड़ा नहीं होता था। ठीक है, ये आने के बाद क्या हुआ है कि इनइक्वालिटी आ गई है। ठीक है, तो कहता है कि इंसान जात आई है, उससे कई अरसे बाद वार आई है, लेट डेवलपमेंट आई है, जब एग्रीकल्चर, जमीनों को कॉलोनाइज करने का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, इट्स अ लेट डेवलपमेंट, वन ऑफ वन ऑफ द इल्स ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, मतलब ये कहता है इल्स, इल ऑफ द सिविलाइजेशन। ठीक, द 20th century with its critique of civilization was predominantly रूशियन। ठीक है, तो कहने का मकसद कि इस पीरियड में रूसों का कॉन्सेप्ट प्रिवेल कर रहा था। आगे आते हैं प्लेनेट ऑफ द एप्स इन 2001 स्पेस ओडिसी।
उसमें बताया गया है कि देयर वाज द व्यू दैट फाइटिंग रादर देन एबोरिजिनल डोमेन वाज अ लेट कल्चरल इन्वेंशन। ठीक है, वही सेम बात जो उस भाई साहब ने कही, ये डार्विन ने कही है कि लेट कल्चरल इन्वेंशन है। तो अगर आगे हम देखें, दिस व्यू सेट वेल विद रूसोस डॉक्ट्राइन्स doctrine of the 1960s regarding nature's purity and the corruption of civilization। कि ये कहने का मकसद कि ये सिविलाइजेशन प्योर है बाय नेचर, ठीक है, वो करप्ट नहीं है। तो वही कॉन्सेप्ट है, डार्विन भी वही चीज को कहता है कि ये लेट डेवलपमेंट है। अगर हम देखें कि ओल्ड टाइम्स पे फाइटिंग कैसे होती थी, तो अगर हम देखें कि ओल्ड टाइम्स में फाइटिंग की डिफरेंट लेवल्स थी। एक इंडिविजुअल लेवल थी, एक फैमिली के आसपास तक फाइटिंग्स होती थी कि जात कौमियत परस्ती पे, और ट्राइबल फाइटिंग्स थी। ठीक है, सर साउंड इश्यूज आ रहे हैं थोड़े से। मतलब क्या, मतलब डिस्टॉर्शन आ रही है? ओके, एक सेकेंड। डू यू हियर मी नाउ? हेलो? से yes or no in chat box, do you hear me? हेलो? अब साउंड क्लियर है या नहीं है अब? अच्छा, चलो ट्राई करते हैं। आई होप कि अब ना नहीं होगा। तो थ्री लेवल्स पे फाइटिंग थी, इंडिविजुअल लेवल पे एंड ट्राइबर लेवल पे एंड फेमिलियर लेवल पे। ठीक है, ये ओल्ड टाइम्स की। अगर यहाँ पे आप पिक्चर देखें, अगर साउंड में फिर मसला हो तो आप चैट बॉक्स में लिखें। ठीक है, आप देखें कि ये लाठियों पे और तलवारों पे या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यहाँ पे ये देखें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, अभी तलवारें भी नहीं आई। ठीक है, तो इस लेवल पे वार्स होते थे। ठीक है, कंप्लीटली फिजिकल कॉन्सेप्ट होता था वार का, ब्रूटिश कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये ह्यूमन इन्वेंशंस हुई नहीं थी, वेपन इंडस्ट्री बनी नहीं थी। ठीक है, ये क्या वार हुई कि वहां से गोली चलाई? पहले ब्रिटिश लाइफ स्टाइल के हिसाब से वार होती थी। ठीक है, जितनी ह्यूमन पावर होगी वही वार जीतेगा। ठीक है, अब तो ये नहीं है, अब एसिमेट्रिक वारफेयर का कंसेप्ट है। आगे चलते हैं। रीजंस। रीजंस ऑफ फाइटिंग इन एवोल्यूशनरी स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, सबसे जो मेन रीजन था कि सबसिस्टेंस रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेस की कमी थी उस वक्त। ठीक है, द मोर रिसोर्स रिच अ रीजन इज, द मोर पीपल इट अट्रैक्ट्स फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, अब ये करें, समझें कि माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जहां पे रिसोर्स रिच कंट्री से वहां पे पीपल चले जाते थे। ठीक, द ग्रेटर द इंटरनल पॉपुलेशन ग्रोथ दैट टेक्स प्लेस, वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती थी। ठीक है, यहाँ पे एक मेल्थस है, इंग्लिश इकोनॉमिस्ट है, उसने कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक, मैंने एड ऑन किया कि a new equilibrium between the resource volume and population size would eventually be reached। ठीक है, तो मतलब वो इक्विलिब्रियम उनमें डेवलप होगा, रिसोर्स वॉल्यूम भी एंड पॉपुलेशन साइज के। बट आप मेन जो पॉइंट है इस पे फोकस करें कि अब सबसिस्टेंस रिसोर्सेज हैं वैसे ही, जहाँ पे रिसोर्स रिच कंट्रीज होंगे वहां पे लोग जाएंगे, माइग्रेशन करेंगे, डिफरेंट इथनिसिटीज बनेगी, तो झगड़े तो होंगे। ठीक, दूसरा रिप्रोडक्शन। ठीक है,
आप देखें कि ये विलियम बकली है, तो ये कहता है कि मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंट फाइट्स एंड किलिंग्स अमंग देम वर ओकेजन्ड बाय वुमेन हैविंग बीन टेकन अवे, ठीक, फ्रॉम वन ट्राइब टू अनदर व्हिच वाज अ फ्रीक्वेंट अकरेंस। डेवलपिंग कंट्रीज में आज तो ये भी रीजन है, ठीक है। मतलब ये इवोल्यूशनरी स्टेट से ये झगड़ा चल रहा है अभी तक, या द वुमेन विलिंगली लिविंग देयर हस्बैंड्स एंड ज्वाइनिंग अदर में। तो ये मतलब झगड़े शुरुआत से चल रहे हैं रिप्रोडक्शन पे, ठीक। अगर हम देखें कि तस्मानिया का केस, कि द एबोरिजिन्स रिपोर्टेड सिमिलर रीजंस फॉर ये केस, फॉर एग्जांपल एंडेमिक फाइटिंग, टेरिटोरियल सेग्रीगेशन, म्यूचुअल एप्रीहेंशन दैट प्रीवेल्ड अमंग द ग्रुप्स। तो वही रीजंस थे, ठीक है। तस्मानिया में भी लॉन्ग फाइटिंग्स के यही रीजंस थे। उसके अलावा फूड कुड बिकम स्कैर्स इन विंटर्स, ये भी रीजन है, बट मेन रीजन कौन सा है? वुमेन वर द मेन कॉज ऑफ फीडिंग इन फाइटिंग। उस वक्त औरतों का जो दूसरे मर्द के साथ चले जाना या उनकी अगवाखोरी वगैरह, ये क्या थे? मेन रीजन। ये इवोल्यूशनरी फेज की थी, ठीक है। और डोमिनेंस, एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस, रैंक, ऑनर, स्टेटस, प्रेस्टीज, या कोई रिवेंज की वजह से एंडेमिक फाइटिंग्स हो जाती थी, रिटेलिएशन टू एलिमिनेट एंड डिटर। हम सुनते हैं ना कि अरब्स में 100 जनरेशंस की वार्स चलती थी, ठीक है। शुरुआती दौर में ऐसे ही था, ठीक है। पावर एंड सिक्योरिटी डायलेमा, ये आपने कई बार मेरे जबान से लफ्ज सुना है। हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, अथेंस एंड स्पार्टा के बीच में जो हुई थी, कि स्पार्टा को परेशानी होने लगी कि एथेंस अपने वेपन्स को इतना क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए दे रहे हैं या हमारे ऊपर अटैक करने का सोच रहे हैं। तो क्या हुआ कि एथेंस ने, स्पार्टा ने प्रिवेंटिव अटैक कर दिया उनके ऊपर, प्रीएम्प्टिव टाइप का। कि हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर यही है। तो सिक्योरिटी डिलेमा का जो बेरी बुजान ने कॉन्सेप्ट दिया था, जो जॉन मियर शिमर एंड किनीथ वाल्स ने दिया था, ऑफेंसिव रियलिज्म एंड डिफेंसिव रियलिज्म। पिछली स्लाइड्स में आप जाएंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी, इसी वजह से मैंने इसमें नहीं लिखी। क्वाय बोनो, अगर हम देखें कि इन दिस क्लैश ऑफ स्टेट्स में क्वाय बोनो, हु गेन्स, ठीक है। अगर हम देखें कि accumulated foodstuffs and livestock could be appropriated by looting, उस वक्त यही तरीका चलता था। जहां पे रिसोर्स रिच कंट्रीज होते थे वहां से लूटिंग होती थी। यहाँ पे आते थे, जैसे हमारे इस रीजन में, सब कॉन्टिनेंट में, ये अफगानिस्तान से साइड से, ईरान से, यहाँ जाबलू इलाकों से, जहाँ पे रिसोर्स रिच कंट्रीज नहीं थे। या अदर सोमेटिक यूटिलिटी ऑब्जेक्ट्स सच एज फैब्रिक्स, टूल्स, मेटल, और आल्सो डिजायरेबल टारगेट, उन चीजों पे कब्जा करने के लिए भी ये क्या करते थे? अक्सर ये भी रीजन होता था पार का। आगे चलें तो प्रीशियस ऑब्जेक्ट्स दैट अक्वायर्ड द रोल ऑफ मनी, ठीक है, जिनको स्टेटस ऑफ मनी हासिल थी। मोस्ट नोटेबली प्रीशियस मेटल बिकेम द मोस्ट हाईली प्राइज्ड बूटी। जैसे हम कहते हैं कि हमारा हीरा ब्रिटिश लेके गए, या पीकॉक थ्रोन लेके गए, ठीक है। तो ये चीजें, या इससे पहले भी इस किस्म के होते थे। कंट्रोल ओवर बोथ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड ट्रेड इंटेंसिफाइड एज अ सोर्स ऑफ कंपटीशन, ठीक है। आप देखें कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ने आज़ादी ली, इंडिपेंडेंस ली यूके से, तो इनके ऊपर सी में जितने भी झगड़े होते थे, ट्रेड मोनोपोली होते थे। तो ये चीजें शुरुआती दौर से चलती आ रही हैं, ठीक। द क्वेस्ट फॉर पावर एंड ग्लोरी, एक रीजन ये भी है स्टेट्स में कल, मतलब आप देखें क्लेश ऑफ स्टेट्स में, कि सिक्योरिटी डायलेमा itself drove people in political communities to expand their power as a defensive measure, ठीक है। वही सिक्योरिटी डायलेमा, वही बातें, ठीक है, कि अब सिक्योरिटी डायलेमा आ गया तो ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया। आप देखें कि इन अ कॉम्पिटिटिव रेस वन वुड रादर स्वालो देन बी स्वालो। वो कहेगा मैं, अगर कंपटीशन की बात है तो मैं मार दूं इसको, बनस्पत ये कि वो मुझे मार दे। जैसे स्पार्टा ने ये इंतजार नहीं किया कि वो वेपन बनाया, हो सकता है वो अपने पावर हासिल करने के लिए या सिक्योरिटी हासिल करने के लिए ले रहे हो, ठीक है, अपनी सर्वाइवल के लिए, उन्होंने नहीं सोचा।
उन्होंने देखा ये हो सकता है आगे जाके हमें खत्म करें, हम इससे पहले इन पे अटैक करते हैं और खत्म करते हैं। तो अगर आप इस पॉइंट पे अगर कोई एग्जांपल देना चाहें तो हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर वंस अगेन यहाँ पे आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, आप कहेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे लगाएं, पेपर में मुख्तलिफ चीजें आएगी, एक जगह पे आप लगाने, बात ही खत्म। स्ट्रॉन्ग इन चीजों को लगाएंगे तो उसको समझ में आएगा कि आपको लेक्चर या आपको कोई सब्जेक्ट के की कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी pressures were associated with formation, militarization, and expansion of some of the mightiest of empires। ठीक है, तो ये रीजंस भी थे जो mightiest empires से, तो मिलिटराइजेशन का कॉन्सेप्ट वगैरह वगैरह होता था। अब आप देखें कि वर्ल्ड वॉर वन या वर्ल्ड वॉर, ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर वन हो या वर्ल्ड वॉर टू, आपने देखा है कि इनमें जो वॉर के रीजन थे वो क्या थे? मिलिट्री एक्सपेंशन, आगे मिलिटराइजेशन। दूसरा रीजन आर्मामेंट, सिक्योरिटी डिलेमा। तीसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी की वॉरफेयर बढ़ने लगी, वेपन इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये रीजंस मेन थे। और भी रीजंस थे जो मतलब जिन्होंने ट्रिगर किया। वर्ल्ड वॉर वन में फ्रांस फर्डिनेंड की डेथ हो गई, इसी तरह वर्ल्ड वॉर टू दूसरा इवेंट हुआ। तो कहने का मकसद अगर फंडामेंटल रीजंस देखें तो वो तो सिमिलर है। ठीक, किनशिप, कल्चर, आइडियाज, आइडियल्स, ये क्लैश ऑफ स्टेट्स में रोल प्ले करती है। आप बताएं कि पीपल एवरीवेयर किल एंड गेट किल्ड ओवर आइडियाज रिस्पेक्टिव ऑफ किनशिप एंड नेशनलिटी। हमने देखा कि कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म दुनिया ज्वाइन करने लगी, एक कम्युनिज्म को थ्रू व्हाट्सएप पे, एक नेटो को थ्रू कैपिटलिज्म, आइडियोलॉजीज की बुनियाद पे। वार ऑफ इंडिपेंडेंस में हिंदू, मुस्लिम, सिख्स मिल जाते हैं आइडियोलॉजी की बुनियाद पे भी कि हमने आजादी लेनी है। तो ये चीजें रोल प्ले करती हैं, आइडियाज। कहीं पे लोग कल्चर की बुनियाद पे जाते हैं, ठीक है, कहीं पे लोग किनशिप की बुनियाद पे जाते हैं। तो ये तो रीजन है। द काजेज ऑफ वार्स अगर हम डिटरमिन करें, ठीक है, स्टार्ट लेवल से, कि द क्वेस्ट फॉर पावर एंड डोमिनेंस हमने पहले भी देखा। ठीक है, तो रियलिज्म मॉडल है, इसमें तो कोई बात ही नहीं कि हेंस जे मॉर्गन तो वो कहता है कि स्टेट सीक पावर एंड एक्ट टू गेन इट बाय फोर्स बिकॉज द क्वेस्ट फॉर पावर एंड डोमिनेंस इज इन ह्यूमन नेचर। रूसो क्या कहता है? ह्यूमन नेचर पीसफुल है, मसला कहां पे? इनइक्वलिटी का है। मसला क्या है? ये कहता है नहीं नहीं, मसला ह्यूमन नेचर का है। ठीक है, तो ये हमेशा से ही हेंस मॉर्गेंट हो या जो भी रियलिस्ट हो, ह्यूमन नेचर को क्रिटिसाइज करेंगे। बाकी न्यू रियलिस्ट स्ट्रक्चर को करते हैं, बाकी लिबरलिज्म वगैरह। अब यहाँ पे भी थ्योरी होंगी, द रीजंस ऑफ वार, ठीक है, विस टू डिफरेंट थ्योरी के लिबरलिज्म के मुताबिक क्या रीजंस हैं, रियलिज्म के मुताबिक क्या है। अब ये हम तीसरी असाइनमेंट, दो अपने असाइनमेंट मैंने आपको दी थी, वो एक दो लोगों ने जमा कराई है। ठीक है, अब ये तीसरी, आज तीनों के तीनों में अगेन लिख के सेंड करूंगा आपको कल। एनी हाउ सब ने लाजिम एंड है, अगर ये नहीं करेंगे तो हम पेपर ही अच्छा नहीं कर पाएंगे, ये लाजिम है, तो आपको करनी पड़ेगी कल तक। ठीक है, वो एक एक पेज की है, एक एक लाइन की लिखे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर। जैसे आपने वो इंतजाज पेपर, ये टेस्ट में देखा, ये सब ने किया है तकरीबन, तो इसमें भी आपको हुई इंतजाज। ये छोटी छोटी चीजें अचानक ज़हन में आती हैं, बड़ी काम की चीजें होती है। ठीक है, इसके मुताबिक प्री कैपिटलिस्ट इंपीरियलिस्ट हो, जो कैपिटलिज्म से पहले वाले, या कैपिटलिस्ट इंपीरियलिस्ट हो, या इंपीरियलिस्ट कैपिटलिस्ट हो, जो भी किस्म के इंपीरियलिस्ट हो, उनका मकसद पावर हासिल करना होता है, इकोनॉमिक गेन मेन पर्पस में। ये फंडामेंटल रीजन इज टू गेट पावर, नॉट इकोनॉमिक गेन। इकोनॉमिक गेन तो उनका मकसद है, हासिल होगा, बट थ्रू इकोनॉमिक गेन एंड गोल क्या है, रिजल्ट क्या है हासिल करना? पावर, पर्सनल गेन, एंड द सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक problems through imperialist expansion or for them a pleasant afterthought, a welcome byproduct। ये तो उनको मिलेगी मिलेगी, बट ये गोल नहीं है। गोल उनका पावर हासिल करना है। ठीक है, अगर हम देखें रीनहोल्ड
नीबर की, वो कहता है कि ह्यूमन impulses of envy, jealousy, pride, bigotry and greed which make for conflict between communities under conditions of anarchy। ठीक, ये रीजंस पे क्या करते हैं, ये रीजंस जो हैं ये भी झगड़ा करवाते हैं। impulses of envy, jealousy, bigotry, greed, bigotry, pride, ये क्या करते हैं, ये भी रीजंस होते हैं। ठीक, अब हम द क्वेस्ट फॉर सर्वाइवल, न्यू रियलिज्म मॉडल, ठीक है, मैंने थ्योरीज मेंशन की हुई है। ये कहता है कि केनेथ वॉल्स जिसने न्यू रियलिज्म की थ्योरी दी हुई है, ठीक है, द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह के नाम से कोई बुक। Kenneth Walsh pointed out that defining feature of international system is anarchy। ये किस पे टेक करेगा, स्ट्रक्चर पे। The lack of an enforcing authority above states, sovereign equality। तो जाहिर सी बात, एनार्की मतलब ये कि कोई इनके ऊपर सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। यू हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस, सो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन एनार्की एंड क्योस। ठीक है, एनार्की इज नॉट मीन क्योस। Anarchy means there is no superior authority, there is no hierarchical structure. This result in endemic insecurity between them। आपको पता है कि जब सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट हो जाती है, in such an environment every state worries about its survival। उसको अपने सर्वाइवल का खौफ है। ठीक है, वही बात रियलिज्म में चल रही है। ठीक है, बट वो स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, हर एक स्टेट दूसरे से, एवरी मैन अगेंस्ट द एवरी मैन, एवरी स्टेट अगेंस्ट एवरी स्टेट। ठीक है, तो उस हिसाब से सेम सर्वाइवल की क्वेस्ट है। तो स्टेटिज्म, सर्वाइवल एंड सेल्फ हेल्प आर द थ्री की कंपोनेंट्स ऑफ रियलिज्म। थ्री, यूनिट लेवल इनसिक्योरिटी, नियो क्लासिकल रियलिज्म मॉडल। Schindler has pointed out that states regularly go to war in order to achieve coveted values, are motivated by goals, कौन से goals? Greed, divine right, manifest destiny and revenge। ठीक है, ये जो यूनिट लेवल मोटिव्स आर द एक्चुअल causes of insecurity that all other states in the system। यूनिट लेवल मतलब स्टेट लेवल इंसिक्योरिटी। और ये सब जो क्वालिटीज हैं, ठीक है, बैड क्वालिटीज हैं या गुड क्वालिटीज हैं, ये जो चीजें हैं ये हर स्टेट के अंदर है। ठीक है, और चौथा अगर हम देखें कि एलेक्जेंडर बेंट का कॉन्सेप्ट है 3D प्लस टाइम मॉडल। वो कहता है कि हमें इससे और ऊपर सोचना है। ठीक है, कि थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस शुड इनकॉर्पोरेट बियॉन्ड द 3D, मतलब 3 डायमेंशंस जो ह्यूमन डिजायर, द स्टेट एंड स्टेट सिस्टम, इससे आगे चलना है। ठीक है, हमें टाइम डायमेंशन के कॉन्सेप्ट पे भी जाना है। ठीक है, ये जो सोशल कंडीशंस इन इंटरनेशनल सिस्टम्स हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं, तो ये भी रीजंस हैं। ठीक है, टाइम के हिसाब से मुख्तलिफ चीजें इवॉल्व हो रही हैं, तो ये भी चीजें हमें क्या, किस चीज की तरफ लेके जा रही हैं, वॉर की तरफ लेके जा रही हैं। ठीक है, तो ये मेन रीजन है वॉर्स के। अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे फोकस करें कि हैज वॉर बीन डिक्लाइनिंग, अगर डिक्लाइन हो रही है तो उसका रीजन क्या है। तो रीजंस को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आर न्यूक्स द आंसर, द लॉन्ग पीस, क्या ये रीजंस हैं। अब न्यूक्लियर वेपन बनने की वजह से पता है क्या हुआ है कि म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया है, कि मतलब टोटल डिस्ट्रक्शन होगी। तो अगर एक स्टेट दूसरी स्टेट के ऊपर अटैक भी करेगी और दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आर्मी एंड कॉमन मैन का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, सब लोग मरेंगे। ठीक है, जैसे पाकिस्तान एंड इंडिया है, दोनों को न्यूक्लियर वेपन्स हैं, या पूरी दुनिया में जैसे ही न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो आपने देखा है कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड वॉर 3 नहीं, एक लॉन्ग पीस क्रिएट हुआ है। ये जो ड्यूरेशन मैंने शो किए हैं ये लॉन्ग पीस के हैं। ठीक है, सिंस 1815 से। दूसरा रीजन के वॉर हैज बिकम टू लीथल एंड डिस्ट्रक्टिव।
ठीक है, आप देखें कि मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है दुनिया में, ठीक है। उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की और दूसरा उसके साथ साथ पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा हो गई है, और उसके साथ साथ वेल्थियर इकोनॉमीज हो गई। इकोनॉमीज क्या हो गई हैं कि उनके पास दौलत, पैसा, लोगों का इकोनॉमिक लेवल इंक्रीज हुआ है। तो अब वार करने का जो हमें सबसे बड़ा नुकसान होगा वो क्या होगा कि उससे हमारी जो वेल्थ है, हमारे जो रिसोर्सेस हैं, बिल्कुल तबाह हो। पहले अगर हम क्लासिकल इरा में या दूसरे जो बिल्कुल प्री स्टेट इरा में देखें, तो वहाँ पे एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता था। वहाँ पे क्या होता था, उस वक्त इतनी जो हमने डेवलपमेंट नहीं की थी, तो नुकसानात भी कम होते थे, टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं हुई थी, वेपन्स भी इतने मॉडर्न नहीं बने हुए थे, ठीक है। अब ड्रोन अटैक्स और ड्रोन के जहाज बन गए हैं, ठीक है, और न्यूक्लियर वेपन्स बन गए हैं, ठीक, और बैलिस्टिक मिसाइल्स बन गए हैं। तो अब क्या चांसेस हैं कि वार हैज बिकम लेथल एंड डिस्ट्रक्टिव। तो ये भी मेन रीजन है। मेन रीजन है कि ये जो नेशंस हैं, ये जो स्टेट्स हैं, वो वार पे जाने के लिए उनको इतनी जरूरत नहीं पड़ती। उनको पता है कि नुकसान ज्यादा होंगे, ठीक। मिलियंस में, जैसे वर्ल्ड वॉर वन या वर्ल्ड वॉर टू में लोग मिलियंस में उनकी डेथ हुई थी, अब तो और ज्यादा वेपन इंडस्ट्री आगे आ गई है, मॉडर्नाइज हो गई है। तो अब तो और ज्यादा चांसेस हैं कि किलिंग्स वगैरह ज्यादा होंगी, ठीक है, और रिसोर्सेस बहुत तबाह होंगे। तो इवन अ मार्शल प्लान दैट वाज गिवन बाय द यूएस फॉर यूरोप, वो भी कोई इसी किस्म का हमें हेल्प नहीं करेगा रिकंस्ट्रक्ट करने में। और उससे अगर हम देखें, ये जो मैंने आपसे बात की कि जैसे वर्ल्ड वार वन एंड वर्ल्ड वार टू की मैंने आपसे बात की अभी अभी, कि जैसे उस वक्त डेथ टोल हाई था, तो अभी अगर आप देखें कि इतनी वेपन इंडस्ट्री हमने मॉडर्नाइज कर दी है, तो आप देखें कि अगर वर्ल्ड वॉर वन मतलब ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, मेजर कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाए वार में, तो आप अंदाजा करें कि कितनी लेवल की डिस्ट्रक्शन हो सकती है। कि यूएस इन्वॉल्व हो जाए, यूएसएसआर इन्वॉल्व हो जाए, जर्मनी, यूरोपियन स्टेट्स, यूके एंड अदर कंट्रीज आ जाएं, ठीक है। इमेजिन करें कि 30-35 कंट्री एक तरफ से, 30-35 कंट्री एक तरफ से, तो आप अंदाजा करें कि कितना ट्रिलियन डॉलर रिसोर्सेज का, ह्यूमन लाइफ्स का नुकसान हो सकता है। और अगर हम देखें कि द स्कोप एंड लिमिट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक पीस, तो हम पेपर वन है तो हम इसको थ्योरी के बुने एंगल से भी देखेंगे, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, कि डेमोक्रेसी जो होते हैं दे आर लेस लाइकली टू गो ऑन वॉर, ठीक है। वो वार पे कम जाते हैं, ठीक है। अगर जाते हैं तो वो रेशनल डिसीजन लेके जाते हैं और वो जीत के आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि इस थ्योरी पे ये क्रिटिसिज्म है कि रिजीम टाइप के नॉट डिटरमाइन द रिजल्ट ऑफ वॉर, कि अगर डेमोक्रेसी है वार पे गई है तो वो जीत के आएगी, ये रिजीम टाइप नहीं करेगी। ये क्रिटिसिज्म है, आप नोट करें, ठीक है। बट डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी ये कहती है कि ये जो डेमोक्रेसीज हैं, एक तो वार पे नहीं जाते, अगर वार पे जाते हैं तो बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ जाते हैं और वो जीत के आते हैं, क्योंकि वो इतनी कैलकुलेटेड पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम एक्सेप्शन देखें कि देर आर न्यूमरस डेमोक्रेसीज दैट हैव बीन फॉर वॉर, ठीक है। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज हियर। सबसे पहले अगर हम देखें कि एथेंस एंड साराक्यूस, ये दोनों वार पे गए थे, ठीक है, इवन बीसी में। तो उस इवन बिफोर द पेलोपोनेशियन वॉर, ठीक है, या ड्यूरिंग द पेलोपोनेशियन वॉर, तो उस वक्त तो लोग कहते हैं कि साराक्यूस जो है डेमोक्रेसी पे गई, उसका पता नहीं था, जो एनालिस्ट थे वगैरह वगैरह। अगर हम रिसेंट टाइम में भी देखें तो देयर आर एक्सेप्शंस, बिल्कुल डेमोक्रेसी वार्स पे गई है, ठीक है। तो कोई थ्योरी परफेक्ट नहीं है, वो मैंने आपको पहले भी कहा है कि सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें कंसेंसस आम साइंस जो है हमारी, उसकी तरह डेवलप नहीं कर सकते। इसमें हम अपना कंक्लूजन ड्रा करते हैं, रिजल्ट ड्रा करने की कोशिश करते हैं। एक थ्योरी के बाद दूसरी थ्योरी इसी वजह से आती है क्योंकि वो उस तरीके से, परफेक्ट तरीके से या आइडियल तरीके से बिहेवियर ऑफ द स्टेट को डिटरमाइन नहीं करती। और दूसरी थ्योरी आगे आती है, वो कहती है मैं अच्छे तरीके से करती हूँ और मैं डोमिनेंट थ्योरी और लिबरल और कैपिटलिस्ट रादर डेमोक्रेटिक पीस, ठीक। अगर हम देखें कि मोंटेस्क्यू का कॉन्सेप्ट,
द स्पिरिट ऑफ लॉज में वो कहता है कि जो हमने पहले पढ़ा था कॉमर्स ब्रीड्स पीस, ठीक है, वो कहता है अगर कॉमर्स को हम बढ़ाएंगे तो ये पीस को इंश्योर करेगा, क्योंकि अब कॉमर्स ग्लोबलाइजेशन वगैरह वगैरह आ गई है, तो कॉमर्स ज्यादा बढ़ गई है, इंटरडिपेंडेंस उसकी वजह से आ गई है, तो ये भी रीजन है कि वॉर डिक्लाइन। ठीक है, अगर दो स्टेट्स एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं तो उनके एक दूसरे के साथ स्टेट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, ट्रेड के थ्रू इंटरेक्शन बढ़ जाता है, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होती है उनकी, तो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि वो वार पे नहीं जाती। ठीक, और सेम कोबडेन ने कॉन्सेप्ट जो हमने लिबरलिज्म में पढ़ा था ट्रांसनेशनल कोऑपरेशन का, ठीक है, और कांट का इमैनुअल कांट का भी हमने लिबरलिज्म में पढ़ा था थ्री डेफिनेटिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो वही बात है कि म्यूचुअल इंटरेस्ट आपके डेवलप हो। अगर हम देखें कि पांचवा कॉन्सेप्ट है कि द मॉडर्नाइजेशन पीस। अब अगर आप देखें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ये जो मेल्थस का कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इससे दूर जाता है। ठीक है, तो ये भी रीजन है। अगर आप देखें यहाँ पे ग्राफ पे तो देखें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे बूस्ट अप हुई। ठीक है, तो बिल्कुल आप देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कैसे इकोनॉमी अपनी बढ़ाई, शूट किया है। ऑस्ट्रेलिया की देखें, बाकी जो थोड़े वर्ल्ड एवरेज है या बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दूसरे, तो उनकी इतनी नहीं बढ़ी है। जो डेवलप कंट्रीज हैं आप देखें इन्होंने कैसे शूट किया है। तो अब ये भी तो रीजंस हैं। अब इतनी डेवलपमेंट हो गई है, अगर उन पे कोई अटैक भी करे तो जाहिर सी बात है कितना नुकसान है। तो इस वजह से ये रीजंस है कि ये लोग मॉडर्नाइजेशन में आगे निकल। तो अब ये नहीं चाहते कि वार हो और हमारी ह्यूमन लाइफ्स भी जाएं और हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी बंद हो। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पैराग्राफ्स के डेमोक्रेटिक पीस वाले कितने थे, नॉन डेमोक्रेसीज कितने थे, और डेडली डिस्प्यूट्स कितने थे। ठीक है, आगे आते हैं द इफेक्ट्स ऑफ कमर्शियलाइजेशन। बिल्कुल वही बात कि कमर्शियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, ठीक, एफ्लुएंस आ गई है, कंफर्ट आ गई है, अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया है, एजिंग डेमोग्राफिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो ये रीजन है वार हमेशा यंग लोग लड़ते हैं, एजिंग डेमोग्राफिक्स आ गई है, तो ये जो बूढ़े लोग हैं, ठीक है, वो और रेशनल सोचते हैं। ठीक है, अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंस का, और लोगों के पास कंफर्ट एंड इन्फ्लुएंस आ गई। तो पहले हमने देखा था कि जो रिसोर्स रिच कंट्रीज होते हैं उनके ऊपर उनके तरफ माइग्रेशन होते हैं, उनके तरफ अटैक होते हैं। ठीक है, जहाँ पे रिसोर्स स्कैर्स स्टेट्स होते हैं या एरियाज या रीजन्स होते हैं, जब आपके यहाँ हर जगह पे फ्लुएंस एंड कंफर्ट आ गई, अर्बनाइजेशन आ गई, तो वहां पे जाने का रीजन ही नहीं रहता। ठीक है, वार खुशहाल लोग तो नहीं लड़ते, वार वही लोग लड़ते हैं जिनको रिसोर्सेज की कमी होती है, जिनके पेट भरे हुए नहीं होते। तो अब आप देख सकते हैं ये भी जो ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन का हमने ओबेन का पढ़ा, उसमें वही चीज ग्लोबलाइजेशन में वाली आ जाती है कि वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, there is a tremendous interdependence of states on one another। तो ये रीजन से कि वार क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है। तो अगर आप वार के टाइप्स पे आ जाएं तो आपको ये होमवर्क है, कल आप करके आना। ठीक है, मैं आप में से किसी से भी कोई चीज पूछ लूंगा, और कल ये बाकी अगर किसी को नहीं आएगा तो हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ वार्स कौन से हैं। नंबर वन, टोटल वार। ठीक है, वर्ल्ड वार वन एंड वर्ल्ड वार टू के कंसेप्ट पे ही टोटल वार है। ठीक है, लिमिटेड वार, न्यूक्लियर वेपन आने के बाद लिमिटेड वार आ गई है। ये देखते हैं असिमेट्रिक वारफेयर। पाकिस्तान एंड इंडिया में अगर देखें, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ी 12-13 लाख आर्मी है, पाकिस्तान के पास इतनी नहीं है। ठीक है, असिमेट्रिक वारफेयर लगी थी, तो असिमेट्रिक वारफेयर हो। ठीक है, सिविल वार। ठीक है, वो क्या चीज है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही साउथ एंड नॉर्थ पार्ट्स में वार होने लगी थी। ठीक है, श्रीलंका में जैसे तमिल टाइगर से, ठीक है, ये सिविल वार लाइक गोरिल्ला वारफेयर। तमिल टाइगर्स वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ गोरिल्ला वारफेयर। मैं आपको कहूंगा कि आज जाके विकिपीडिया पे तमिल टाइगर्स का स्ट्रक्चर पढ़ें कि कैसे उन्होंने बनाया था, आपके कान खड़े हो। ये कंक्लूजन।
ठीक है, अगर आपको कोई सवाल है तो पूछें। सॉरी फॉर द इंटरनेट अनस्टेबिलिटी ड्यू टू सम रीजंस। आई होप कि अगली बार नहीं होगी। ठीक है, तो अच्छे तरीके से हम और लेक्चर को कंडक्ट करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।